गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो बीए में मैं आपको करवा रही हूँ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में जो अपना टॉपिक है वो किस पे चल रहा है, पॉल्यूशन पे। तो इससे पहले मैंने आपको करवाया था वायु प्रदूषण करवा दिया था, जल प्रदूषण करवा दिया था, समुद्री प्रदूषण करवा दिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ध्वनि प्रदूषण, इसे शोर प्रदूषण भी कहते हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है ध्वनि प्रदूषण। क्या है? शोर प्रदूषण, या इसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, तो इसके सबसे पहला इसका क्या आ जाता है, इसमें कारण कि जो हमारा प्रदूषण है उसके क्या कारण है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ध्वनि प्रदूषण होता क्या है, किसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। यदि ध्वनि की गति है, ध्वनि यानी कि आवाज, अगर ध्वनि की गति धीमी है तो वो क्या हो जाती है, सहनीय हो जाती है, हम उसको आसानी से सहन कर सकते हैं। अगर ध्वनि की या शोर की असहनीय ध्वनि है जिसे कि हम क्या कर सकते हैं, सहन नहीं कर सकते, किंतु प्रबल ध्वनि यानी कि तेज आवाज है तो वो क्या हो जाती है, असहनीय हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, ध्वनि प्रदूषण होता है। जिस ध्वनि को हम सहन कर सकते हैं और जिस ध्वनि को हम असहन नहीं कर सकते, असहनीय नहीं होती, वो क्या कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, उसे शोर की संज्ञा दी जाती है। ध्वनि तरंगों के रूप में, ध्वनि होती है जो वो क्या होती है, तरंगों के रूप में वायु के साथ मिलकर बहती के माध्यम से बहती है और सुनने वालों के द्वारा सुनी जाती है। बिना उचित माध्यम के ध्वनि की तरंगे आगे नहीं बढ़ पाती, यानी कि जो बिना उचित माध्यम के ध्वनि की तरंगे आगे बढ़ नहीं पाती, इसलिए निर्वात में की हुई कोई आवाज या कांच से बने पर्दे के आर पार कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती। यानी कि कांच का पर्दा लगा होता है तो उसमें क्या होती है, ध्वनि आर पार सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसमें वायु की तरंगे क्या होती है, प्रवाहित नहीं हो पाती, और ध्वनि होती है वो वायु के तरंगों के साथ बहती हुई ध्वनि होती है। लेकिन अगर कांच का कहीं पर्दा लगा है तो उसमें से वायु की जो तरंगे हैं वो निकल नहीं सकती, उसके साथ ही ध्वनि उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में व्यक्त किया जाता है। जो हमारी ध्वनि है उसकी तीव्रता को किसमें, डेसिबल में प्रयुक्त किया जा सकता है। और जो हमारी सहनीय ध्वनि होती है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए 50 से 60 जो ध्वनि की प्रयुक्तता है वो किसमें आती है, डेसिबल में। किसमें, डेसिबल, किसमें आती है, डेसिबल में आती है। और जो अगर सामान्य आवाज जो होती है, सामान्य आवाज जो कि सहनीय होती है, जिसे व्यक्ति सहन कर सकता है, वो कितनी होती है, 50 से 60 डेसिबल। कितनी होती है, 50 से 60 डेसिबल। तो जो हमारी सहनीय आवाज होती है, सामान्य आवाज होती है 50 से 60 डेसिबल। उसको सुनने की उपयुक्तता सामान्य होती है, तथा इससे अधिक अगर ध्वनि की तीव्रता अधिक है तो वो शोर कहलाती है। अब इसके स्रोत कौन से हैं, सोर्सेस कौन से हैं, कि जो इसको उत्पन्न करने वाले सोर्स कौन से हैं, स्रोत कौन से हैं। अब इसमें आएगा ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। 3 नंबर पॉइंट आ जाता है इसमें, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, कि ये ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार से पैदा होता है। तो सबसे पहले जो आपका है प्राकृतिक स्रोत, इसके अंतर्गत सबसे पहला आ जाता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत यानी कि प्रकृति द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है, कैसे होती है, प्रकृति द्वारा बादलों का गरजना हो गया, बिजली का चमकना हो गया, भूकंप हो गए, इसमें तेज पानी की आवाज होगी तो ये ध्वनि होगी, ये किंतु क्षणिक होती हैं। कि जैसे बिजली गरजती है, जब बादल गरजते हैं, ये क्या होते हैं, कुछ क्षण के लिए होते हैं, क्षणिक होती हैं। भूकंप हो गया, इसमें भूकंप भी कुछ क्षणों के लिए ही होता है। तेज गिरते हुए पानी की आवाज, तो ये सारे प्राकृतिक स्रोत हो गए। उसके बाद आपका आ जाता है मानव जनित या कृत्रिम स्रोत, यानी कि मानव जिसको उत्पन्न करता है, मानव जनित
या मानव जनित या कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत हो गए, मानव जनित स्रोत या कृत्रिम स्रोत हो गए। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? इसके अंतर्गत आता है जो कि आपका हो जाता है जैसे कि शहरी क्षेत्रों में मोटर वाहन हो गए, ये किसके संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः मार्गों से गुजरने वाले मुख्य बाजारों, मार्गों आदि के आसपास जो भवन में रहने वाली जनसंख्या हर क्षण क्या करती है, बसें होगी, मोटरसाइकिल होगी, कार, जीप के इंजन, हॉर्न आदि से उत्पादित शोर को अनुभव करती हैं। उसके बाद आ जाता है रेल की पटरियां होगी, और दूर दूर जो उसके पास जो रेल की पटरियां होती हैं उसके पास जो आसपास जो कॉलोनियां बसी होती हैं, हर थोड़े अंतराल में बाद में जब रेल के इंजन की हॉर्न की आवाज आदि गूंजती है तो भी शोर प्रदूषण होता है। उसके बाद आ जाता है इसमें इसी प्रकार जो जैसे कि आपकी रेलगाड़ी है उसी प्रकार जो हमारे वायुयान है उड़ने की तीव्र गति की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उसके बाद आ जाता है औद्योगिक इकाइयों व मशीनों द्वारा। इसके बाद आ जाता है औद्योगिक इकाइयों व मशीनों द्वारा। औद्योगिक इकाइयां आगे, औद्योगिक इकाइयों में देखो क्या आ जाता है आपका, इसमें कई बड़े कारखाने हो गए, मशीनों की तीव्र आवाज होगी जिससे बिल्कुल पास खड़े दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। छोटे कारखाने जैसे आपके हो गए, कढ़ाई होगी, नक्काशी होगी, धातुएं होगी, पन्नियां बनाना आदि लगातार कई प्रकार के आवाज होती है। उसके बाद आपके जैसे बड़ी इमारतें होगी, फ्लाईओवर हो गया आदि के दौरान भी होता है। इसके बाद जैसे औद्योगिक इकाइयां होगी, उसके बाद आपका आ जाता है बड़ी इमारतें, बड़ी 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर आ जाता है बड़ी इमारतें, सड़कें, फ्लाईओवर ये सारे क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आज हर शहर के भीतर बाहरी इलाकों में कई जगह क्या है, विशाल इमारतें बनाई गई हैं और कई महीनों तक उनका क्या होता है, निर्माण का कार्य चलता रहता है, जिसकी मजदूरों एक साथ कार्य करने से तेज ध्वनि क्या होती है उस क्षेत्र में उत्पन्न होती है। जैसे कि सड़कें बनाने में डामरीकरण आदि भारी वाहन से भी तेज आवाज आती है। जैसे फ्लाईओवर, पुल हो गए, फ्लाईओवर हो गए आदि से शहरों से बसने वाले आसपास के कई दिनों तक चलता रहता है और भारी मशीनें ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। उसके बाद आ जाता है मनोरंजन के साधन एवं सामाजिक क्रियाकलाप। 5वां आ गया मनोरंजन के साधन व सामाजिक क्रियाकलाप। तो ये सारे क्या है हमारे जो कि ये सारे स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत मैंने आपको बताए थे, प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत। की जो प्रकृति द्वारा होता है उसमें जो क्या होता है, बिजली का गर्जना हो गया, बिजली का चमकना, बादलों का गर्जना, भूकंप, तेज आवाज में पानी का गिरना, तो ये सारे प्राकृतिक प्रदूषण होते हैं। उसके बाद मानव जनित प्रदूषण है, उसमें क्या आ जाता है, प्रकृति मानव जनित में आ जाता है इसमें कृत्रिम स्रोत जैसे औद्योगिक इकाइयां होगी, मशीनें होगी, उसके बाद हम बड़ी इमारतें होगी, फ्लाईओवर हो गए और मनोरंजन के साधन और सामाजिक क्रियाकलाप आ जाते हैं। इस पर जो हमारे सामाजिक मनोरंजन है, जैसे कि बड़े बड़े मैदानों में जब कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, धार्मिक जागरण वगैरह, पूजा आदि में भी इसका ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उसके बाद है इसके प्रभाव की, जो हमारा ध्वनि प्रदूषण है उसके क्या क्या प्रभाव हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, अब आगे छठा आ जाता है ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। तो सबसे पहले इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, जब क्या होता है कि अधिक शोर से क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, थकान, सर दर्द आदि के लक्षण आते हैं। उसके बाद आता है अत्यधिक शोर क्या होता है,
सामान्य वार्तालाप में बाधक होता है। फिर है इसमें तीसरा, शोर व्यक्ति की कार्यक्षमता एवं एकाग्रता आदि को भी प्रभावित करता है। तो जैसे जो हमारा प्रभाव है किस किस पर पड़ता है, मानव पर पड़ता है। मानव पर जैसे चिड़चिड़ापन, थकान आदि के लक्षण आते हैं। और उसके बाद आ गया अत्यधिक शोर वार्तालाप में भी बाधक बनता है। उसके बाद आपका आ जाता है कि शोर व्यक्ति की कार्यक्षमता और एकाग्रता में भी प्रभावित करता है। और उसके बाद आता है जैसे कि अस्पताल के बाहर, शैक्षिक संस्थाओं के बाहर होने वाले शोर से क्या होता है, मरीजों का पठन पाठन आदि को भी इसमें वातावरण बिगड़ता है। उसके बाद आपका इसमें आ जाता है उद्योग हो गए, जहाँ मशीनें वगैरह होती हैं, मशीनों के अत्यधिक शोर से कार्य करने वाले मजदूरों व कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। भजन कीर्तन आदि ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर आसपास रहने वाले लोगों की परीक्षा तैयारी करने में भी असुविधा, छात्रों को असुविधा होती है। आवाज वाले बम पटाखों आदि को मनोरंजन में जलाने से भी देर रात तक जलाना असुविधा में रहता है। तो ये इसके हो गए प्रभाव। अब इस पर नियंत्रण की, इसको हम ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, इसमें है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण या उपाय। साथ में आ जाता है ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण व उपाय कि हम ध्वनि प्रदूषण को किस तरीके से रोक सकते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले आता है कि हमें क्या करना चाहिए। जो हमारे वाहन हैं, वाहनों व इंजनों के सही रखकर इंजन का शोर कम किया जा सकता है। कि जैसे कि उसका रखरखाव सही टाइम पर, उसकी चेकिंग, तो वाहनों की इंजनों की सही टाइम पर चेकिंग वगैरह करवा के इसकी जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसको कम कर सकते हैं। उद्योगों में मशीनों का भी सही रखरखाव से शोर को कम किया जा सकता है। उसके बाद है उद्योगों, छोटे कारखानों के पास आवासीय जो लोग रहते हैं उनकी बस्तियां दूर बनानी चाहिए। अधिक शोर वाले उद्योगों में कर्मचारियों के मजदूर हैं उनके लिए कर्ण के प्लग या कर्ण मफ आदि का उपयोग करना आवश्यक करके स्वास्थ्य में होने वाले प्रदूषण को रोका जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है जो हमारे मुख्य मार्ग हैं, मार्गों पर बने घरों को कांच की खिड़कियां, दरवाजे लगवाकर। उसके बाद है नई तकनीकी उपकरणों का उपयोग, जैसे कि आज के टाइपराइटर खटखट की जगह कंप्यूटर टाइपिंग, अन्य ऑफिस कार्य किए जा सकते हैं। फिर है हवाई अड्डों, बस स्टैंडों पर अधिकतम शोर की सीमा जो है, शोर सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिससे शोर प्रदूषण को रोका जा सकता है। उसके बाद यातायात के नियमों के पालन करने में आम जन की परेशानियों को रोका जा सकता है। तो ये इस तरह से हम नियंत्रण या उसका उपाय करवा सकते हैं। तो मैंने आज आपको इसमें करवाया था कि इसके नियंत्रण व उपाय की सबसे पहले मैंने आपको करवाया है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण होता क्या है? ध्वनि यदि धीमी होती है तो वो सहनीय हो जाती है, अगर ध्वनि तेज है तो वो असहनीय होने के कारण हम उसे ध्वनि प्रदूषण की संज्ञा दे सकते हैं और इसमें संज्ञा दी जाती है। और जो हमारी ध्वनि की ध्वनि होती है तरंगों के रूप में वायु के साथ ये बहती है, अगर वह सुनने द्वारा सुनी जाती है बिना उचित माध्यम के जो तरंगे होती हैं आगे बढ़ नहीं पाती। बिना उचित माध्यम के जो ध्वनि की तरंगे हैं वो आगे बढ़ नहीं पाती और इसलिए निर्वात में हुई कोई आवाज या कांच के बने पर्दे के आर पर हम नहीं सुनाई दे सकते, क्योंकि जो हमारी ध्वनि की तरंगे होती है वो वायु के साथ बहती हैं। लेकिन जो अगर कांच का पर्दा है, कोई कांच की खिड़कियां लगी हुई है तो उसके साथ जो वायु अंदर नहीं प्रवेश कर पाती और ना ही वहां पे ध्वनि प्रदूषण होता है। और जो हमारी सामान्य तीव्रता, जो हमारी इसकी ध्वनि की तीव्रता है उसको डेसिबल के माध्यम से नापा जा सकता है। और जो हमारी सामान्य ध्वनि होती है जिसे हमें सहन कर सकते हैं वो 50 से 60 डेसिबल होती है। अगर उससे अधिक है तो वो क्या कहलाती है? ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। अब इसके जो हमारा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसके स्रोत कौन से हैं? मानव जनित स्रोत और प्राकृतिक
स्रोत। उसके बाद मैंने आपको इसके बताया था जो हमारी इसमें जो मानव जनित स्रोत हैं उसमें आ जाता है औद्योगिक इकाइयां, मशीनें होगी, बड़ी इमारतें, फ्लाईओवर आदि हो गए, फिर मनोरंजन के साधन आदि हो गए। इस पर अब इसका जो हमारा ध्वनि प्रदूषण है इसके प्रभाव किस पर पड़ते हैं? मनुष्य पर। तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? वो ये कि मनुष्य अधिक शोर से चिड़चिड़ापन, थकान आदि के लक्षण आ जाते हैं। अत्यधिक शोर से सामान्य दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप नहीं कर सकते। शोर व्यक्ति की कार्यक्षमता और एकाग्रता में भी को प्रभावित करता है। अस्पताल के बाहर या शैक्षिक संस्थाएं हैं होने से संस्थाओं के बाहर होने वाले शोर या मरीजों या बच्चों को पठन पाठन में असुविधा होती है। उद्योगों में जहां मशीनों का अत्यधिक शोर हो, कार्य करने वाले मजदूरों व कर्मचारियों के स्वास्थ्य और श्रवण शक्ति को भी प्रभावित करता है। ऊंचा सुनने तथा बहरापन की समस्या उत्पन्न होती है। भजन, कीर्तन, मनोरंजन ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर करने से आसपास रहने वाले लोगों और परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को असुविधा होती है। आवाज वाले बम पटाखों मनोरंजन में जलाना देर रात तक असुविधा रहती है। तो ये तो इसके हो गए प्रभाव। अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं? इसमें क्या है कि जो हमारे वाहन के इंजन है उनका टाइम पर उचित रखरखाव करना चाहिए। उद्योगों, मशीनों के सही रखरखाव से भी शोर को कम किया जा सकता है। अधिक शोर वाले उद्योगों व कर्मचारियों जो मजदूर है वहां पे काम करने वाले हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? कर्ण प्लग या कर्ण मफ का उपयोग आवश्यक करके स्वास्थ्य में होने वाले प्रदूषण को रोका जा सकता है। उसके बाद जैसे हमारे मुख्य मार्गों पर बने घरों को कांच की खिड़कियां आदि लगवाकर और नई तकनीकी के उपकरणों का उपयोग करके, जैसे कि आज का टाइपराइटर खटखट की जगह कंप्यूटर टाइपिंग में ऑफिस कार्य से कम के या मध्यम ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे हवाई अड्डों, बस स्टैंडों पर अधिकतम शोर की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। यातायात नियमों आदि का पालन कर आम जन की परेशानियां दूर कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको करवाया है ध्वनि प्रदूषण। तो आज ध्वनि प्रदूषण कराया। कल मैं जो आगे आपके प्रदूषण के जो हमारे प्रदूषण 2-3 प्रदूषण आगे और हैं वो मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।